हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल साइंस कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जो है कम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो 2-3 दिनों का जो ब्रेक मिल रहा है तो उसके अंतर्गत जो है आप लोग सभी पीछे वाला जितने भी रूल आप लोग को टाइम एंड टेंस के अंतर्गत बताया गया है उसको आप लोग बिल्कुल कंप्लीट करके रखें, तभी आप आगे की परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स से सफल हो पाएंगे। तो बढ़ते हैं हम आगे की ओर। यदि कोई प्रॉब्लम होंगे तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। किसी दूसरे किताब से कोई चीज़ पूछना होगा तो आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी यदि हम किसी भी टॉपिक का वीडियो अगर यदि बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए, टाइम एंड टेंस के अंतर्गत रूल नंबर अगला की ओर आप लोग को याद रखना है कि टू के बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। यह बात बिल्कुल सही है। टू के बाद TO2 जो कि प्रीपोजिशन है, टू के बाद V1 कहने का मतलब हो गया कि वर्ब के पहले रूप का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रीपोजिशनल फ्रेजेज हैं जिनके बाद टू के बाद वर्ब का पहला रूप नहीं बल्कि वर्ब का चौथा रूप का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये आप लोग को क्लियर कर देना चाहते हैं कंसेप्ट को कि टू के बाद V1 का प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखिए, यदि मैं कहता हूँ, एक ट्रांसलेशन बोलता हूँ कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू गो देयर। तो देखिए, टू के बाद बोले गो, तो गो क्या हो गया, वर्ब का पहला रूप हो गया। तो टू के बाद यही हम समझाना चाह रहे हैं कि टू के बाद बेसिकली जो है वर्ब के पहले रूप का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रीपोजिशनल फ्रेजेज हैं जिनके बाद वर्ब का पहला रूप नहीं बल्कि V4 का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कौन कौन सा ऐसा है। तो देखिए लिखा हुआ है प्रीफर टू। प्रीफर टू मीन्स होता है से अधिक पसंद करना, से अधिक पसंद करना। तो देखिए प्रीफर के बाद टू लगा हुआ है। फिर देखिए लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू के मतलब हो गया की आशा में, लुक फॉरवर्ड टू के मतलब हो गया की आशा में। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है विथ ए व्यू टू, विथ ए व्यू टू इसका मतलब हो गया के उद्देश्य से। उसके बाद देखिए लिखल है अकस्टम्ड टू, उसके बाद एडिक्टेड टू, उसके बाद हैबिचुएटेड टू, उसके बाद टेक टू। ये चारों का जो मीनिंग होता है आदि अभ्यस्त होना। जैसे स्मोकिंग हो गया तो बोलते हैं ना कि वह अब उसका आदत छूटने वाला नहीं है, वह एकदम बिल्कुल इसका आदि बन गया है, आदि अभ्यस्त हो गया है। तो ये चारों जो मीनिंग दिया हुआ है, ये चारों का अर्थ होता है दोस्तों आदि अभ्यस्त होना। तो देखिए आप कि सभी में देखिए टू टू लगा हुआ है। तो टू के बाद बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं कि V1 का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये सभी ऐसे प्रीपोजिशनल फ्रेजेज हैं जिनके बाद V4 का प्रयोग किया जाता है, यानी वर्ब का चौथा रूप का यूज किया जाता है। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल दो मैंने लिख दिया हूँ। देखिए माई फ्रेंड्स हैव कम हेयर विथ ए व्यू टू। अब देखिए यहाँ पर लगा हुआ है विथ ए व्यू टू, यही आपको समझना है कि विथ ए व्यू टू के मतलब होता है, देखिए विथ ए व्यू टू के मतलब हो गया के उद्देश्य से। अब विथ ए व्यू टू लगा हुआ है तो टू लगे रहने से ऐसा नहीं है कि वर्ब का पहला रूप होगा, ये सब एक्सेप्शन में होता है, अपवाद में होता है। तो विथ ए व्यू टू के बाद हमेशा देखिए V4 का प्रयोग किया जाता है, जबकि विथ ए व्यू टू के बाद देखिए ये V4 थोड़े है, ये वर्ब का तो देखिए पहला रूप है। तो यहाँ पर डू नहीं होगा बल्कि सही क्या होगा भाई, डूइंग होगा। तो यदि एरर छांटने के लिए आए, अशुद्धि छांटने के लिए कि कहाँ पर गलती है दिया हुआ, तो ABCD करके बांटा हुआ रहेगा। तो निश्चित रूप से विथ ए व्यू टू के बाद जब भी यूज करेंगे तो वर्ब के चौथे रूप का यूज करेंगे। देखिए इसके बाद यदि आप कंसेप्ट समझ लेते हो तो आपको जो है हिंदी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए इसका हिंदी करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, लेकिन मैं हिंदी बता दे रहा हूँ। देखिए माई फ्रेंड्स हैव कम हेयर, मेरे दोस्त लोग यहाँ आए हैं विथ ए व्यू टू डूइंग दिस जॉब,
यह जॉब यानी यह नौकरी करने के उद्देश्य से, यानी मेरे दोस्त लोग यहाँ आए हैं नौकरी करने के उद्देश्य से। लेकिन हिंदी नहीं भी जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर रखिए। देखिए ही ऑलवेज लुक्स फॉरवर्ड टू, अब देखिए यहाँ भी आ गया लुक्स फॉरवर्ड टू। देखिए लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है कि आशा में, तो लुक्स फॉरवर्ड टू के बाद क्या होता है, लुक फॉरवर्ड टू के बाद भी V4 का प्रयोग किया जाता है। जबकि इसमें देखिए एग्जाम्पल में क्या किया हुआ है कि लुक्स फॉरवर्ड टू के बाद यहाँ पर विजिट लिखा हुआ है। विजिट मीन्स जाना, गमन करना, तो यहाँ पर V4 का प्रयोग होगा, जो कि यहाँ पर V1 कर दिया है। तो V4 का प्रयोग करने में क्या करेंगे कि यहाँ जो विजिट लिखा हुआ है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, विजिटिंग लिखेंगे। हो गया। तो हिंदी अगर नहीं भी जानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं हिंदी बता दे रहा हूँ। देखिए ही ऑलवेज लुक्स फॉरवर्ड टू, लुक्स फॉरवर्ड टू के मतलब हो गया की आशा में, की आशा में मीनिंग लिख दिए हैं। वह हमेशा विजिटिंग पटना, यानी वह कोई चीज़ की आशा में पटना जाते रहता है, बस यही याद रखना है। तो आपको ये रूल हम समझते हैं कि बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा। तो यहाँ से आप लोग उतार लेंगे कि टू के बाद V1 का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन अपवाद में कुछ ऐसे भी प्रीपोजिशनल फ्रेजेज हैं जिसके अंत में टू लगा रहता है। तो देखिए सब के अंत में टू लगा हुआ है, लेकिन इसके बाद हमेशा V4 का ही प्रयोग किया जाता है, नहीं तो वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ वाला जो है ये गलत हो गया। अब पढ़ेंगे अगला रूल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। फिर आपको नेक्स्ट रूल में याद रखना है कि कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसके बाद डायरेक्ट V4 का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसके बाद डायरेक्ट V4 का प्रयोग यानी वर्ब का चौथा रूप का यूज किया जाता है। जैसे में देखिए स्टॉप, इंजॉय, इट इज़ नो गुड, इट इज़ नो यूज, है ना, इत्यादि ऐसे हैं। या फिर इमेजिन हो गया, इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिसके बाद डायरेक्ट V4 का प्रयोग किया जाता है, डायरेक्ट V4 का प्रयोग किया जाता है। तो पहले आप लोग समझ लीजिए, फिर बाद में उतारेंगे। हम लिखवा दूंगा थ्योरी को, पहले देख लीजिए। देखिए वी इंजॉय टू प्ले क्रिकेट। देखिए अब इसमें ढूंढना है कि कहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ईरर आखिर कहाँ है, अशुद्धि कहाँ है। तो बी इंजॉय टू प्ले क्रिकेट, तो इंजॉय भी एक ऐसा शब्द है जिसके बाद डायरेक्ट V4 का प्रयोग होता है, यानी 2 + V1 इसमें नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट V4 का प्रयोग होता है। तो इसलिए टू प्ले के जगह पर क्या लिखेंगे हम, तो प्लेइंग लिखेंगे। टू के जगह पर क्या लिखेंगे, प्लेइंग लिखेंगे। उसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल और बताते हैं, इट इज नो गुड टू डिलीवर टू स्पीच बिफोर सच पर्सन, अब देखिए ध्यान दीजिए, इट इज़ नो गुड, इट इज नो यूज, है ना, ये सभी जो शब्द हैं इसके बाद डायरेक्ट V4 का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसके बाद जो है लिखा हुआ है 2 + V1 डिलीवर, तो देखिए यहाँ पर टू डिलीवर नहीं होगा, क्या होगा, तो डिलीवरिंग होगा, डिलीवरिंग हो गया। बस यही याद रखना है। तो आप लोग पहले थ्योरी लिख लीजिए, उसके बाद ये वाला उतारेंगे एग्जाम्पल। लिखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बाद V4 का प्रयोग, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बाद V4 का प्रयोग डायरेक्ट किया जाता है, डायरेक्ट DIRECT डायरेक्ट किया जाता है। अतः ऐसे शब्दों के साथ 2 + V1 का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। अतः ऐसे शब्दों के साथ 2 + V1
का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। अब सवाल उठता है कि कौन सा ऐसा शब्द है, तो नीचे लिखिए ऐसे शब्द हैं, ऐसे शब्द हैं देके डैश देंगे, लिखिए स्टॉप, STOP स्टॉप, कॉमा देंगे, इंजॉय, ENJOY इंजॉय, सजेस्ट, SUGGEST सजेस्ट, फिर कॉमा, इमेजिन, IMAGINE इमेजिन, इमेजिन, फिर लिखिए फॉरगेट, FORGET फॉरगेट, फिर लिखिए इट इज नो गुड, IT इट इज नो गुड, फिर लिखिए कॉमा देखिए इट इज नो यूज, इट इज नो यूज, ETC। तो आप लोग समझ गए होंगे कि स्टॉप, इंजॉय, इमेजिन, इट इज नो गुड, इट इज नो यूज, सजेस्ट इत्यादि शब्द ऐसे हैं जिनके बाद V4 का प्रयोग डायरेक्ट किया जाता है, यानी इसमें 2+V1 का यूज नहीं किया जाता है। अब आप लोग एग्जाम्पल में लिख लीजिए, ये दोनों लिख लीजिए। देखिए इंजॉय है तो इसके बाद 2+V1 लिखा हुआ है, तो इंजॉय के बाद कभी भी 2+V1 का यूज नहीं किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, V4 का प्रयोग डायरेक्ट होगा, तो यहाँ पर वर्ब है प्ले, तो प्ले के बाद क्या हो गया, प्लेइंग हो गया। और यहाँ भी देखिए इट इज़ नो गुड है, उसके बाद 2+V1 है, तो यहाँ पर ही 2+V1 ना हो करके यहाँ पर V4 होगा, यानी वर्ब है डिलीवर, मतलब देना, स्पीच को देना, तो डिलीवरिंग हो गया। बस हो गया, 2 रूल हम समझते हैं कि बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा, है ना। तो बढ़ते हैं रूल नंबर अगला की ओर। याद रखेंगे रूल नंबर 3 में कि यदि किसी वाक्य में कोई कंडीशनल वर्ड लगा रहे, कंडीशनल कहे का मतलब कि शर्त वाला शब्द लगा रहे, जैसे इफ, अनलेस, अनटिल, है ना, ये सब जो है कैसा शब्द हो गया, इन केस, ये सब हो गया कंडीशनल वर्ड, मतलब शर्त लगाने वाला वाक्य रहे, तो उसको हम कैसे बनाते हैं। यदि किसी वाक्य में, समझ लेंगे, यदि किसी वाक्य में कंडीशनल वर्ड जैसे इफ, अनलेस, अनटिल, है ना, इत्यादि लगा रहे, या फिर इन केस लगा रहे, इत्यादि लगा रहे, तो इसको हम कैसे बनाते हैं, इसको किस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं, तो पहले देख लीजिए, उसके बाद आप लोग उतारेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर देखिए, इफ या अनलेस या अनटिल या इन केस या एज सून एज प्लस कंडीशनल वर्ड रहेगा, तो उसके बाद क्या करना है कि सबसे पहले लिखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बाद लिखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसके बाद क्या होगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। याद रखेंगे ये सभी जो है इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, एज सुन एज, ये कंडीशनल वर्ड हो गया। जिस भी सेंटेंस में ये सब कहीं भी दिखाई दे तो इसके बाद जब भी होगा तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, उसके बाद क्या होगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए, इफ यू विल solve this matter, I will give you some money। हिंदी नहीं भी आएगा कोई टेंशन नहीं है। देखिए, इफ यू विल सोल्व दिस मैटर, देखिए कंडीशनल वर्ड इसमें क्या मिल गया, इफ है, ये यहाँ पर इफ लिखा हुआ है, तो
कंडीशनल वर्ड मिल गया तो हम बताए थे कि इफ़ या अनलेस या अनटिल ये सब रहे तो इसके बाद होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट, उसके बाद बिल लगा हुआ है, सोल्व दिस मैटर, तो जखनिए सेल बिल लगा हुआ है तो ये बन गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए फ्यूचर बन गया तो यहाँ पर बिल नहीं होगा, बिल का प्रयोग गलत होगा, अभी सही हो गया। देखिए इफ़ यू सोल्व दिस मैटर, यदि तुम इस मैटर को सोल्व कर देते हो, यहाँ पर बिल हो गया तो दोगे बुलाता है। तो इफ़ यू सोल्व दिस मैटर, यदि आप इस मैटर को सोल्व कर देते हो तो आई विल गिव यू सम मनी, तो मैं आपको कुछ रुपए दूंगा। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक के हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्क। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक के जो हो गया ये हो गया फ्यूचर, ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वर्क, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वर्क, तो ये सही हो गया। तो एक्चुअली बात ये है कि यदि आपको रूल यदि याद नहीं रहेगा तो सेंटेंस को देखने के बाद पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर गलत लिखा हुआ है ना। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इस एग्जाम्पल को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए और में आई विल गिव यू, आई विल गिव यू सम मनी, उलट के सम मनी इफ यू विल सोल्व दिस मैटर। देखिए उलट के लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये ढूंढना है कि कंडीशनल वर्ड कहाँ है, तो देखिए कंडीशनल वर्ड मिल गया ये। तो कंडीशनल वर्ड के बाद जब भी होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो देखिए यू बिल, इस सेल बिल लग गया तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पर बिल का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, यानी ऊपर वाला भी रह सकता है नीचे वाला भी रह सकता है ना। अब इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल आपको और बताते हैं, देखिए एग्जाम्पल बी विल नॉट गो आउट इन केस इट विल रेन, हम लोग बाहर नहीं जा पाएंगे यदि वर्षा होगी। देखिए बी विल नॉट गो आउट, अब कंडीशनल वर्ड खोजना है कि कौन सा है, तो देखिए कंडीशनल वर्ड हमें मिल गया इन केस, देखिए इन केस, तो कंडीशनल वर्ड ये हो गया। तो कंडीशनल वर्ड के बाद सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इट विल रेन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ये तो फ्यूचर हो गया ना, तो यहाँ पर विल भी नहीं होगा और रेन भी नहीं होगा, सीधा सीधा यहाँ पर सिर्फ लिखाएगा इट के बाद रेन्स, इट रेन्स, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में इट आता है, इसलिए इसमें V5 का प्रयोग होगा, तो इट रेन्स होगा। तो यही याद रखना है कि कंडीशनल कोई भी वर्ड यदि मिल जाए तो उसके बाद सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे रूल नंबर अगला में, पहले तो ये समझा दिए हैं, लिखिए यदि किसी वाक्य में कंडीशनल CONDITIONAL, यदि किसी वाक्य में कंडीशनल वर्ड WORD, कंडीशनल वर्ड जैसे, कंडीशनल वर्ड जैसे लिखिए इफ ऑब्लिक, देखिए इफ अनलेस अनटिल ऑब्लिक इन केस एज सुन एज इत्यादि रहे तो उसे नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं, तो उसे नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं। अब उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर उतार लीजिए, ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग लिख लीजिए और उसके बाद इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। स्ट्रक्चर लिखने के बाद इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके रोक करके लिख लीजिए। मैं समझता हूं कि अब आप लोगों को बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा।
तो अच्छे से देख लेंगे। यदि धीरे धीरे करके देखिए, कोई भी अगर कहा जाता है कि संस्कृत का एक श्लोक है कि जल बिंदु निपाते न क्रमशः पुरेते घटा स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य धनस्य च, यानी कि बूंद बूंद गिरते रहने से घड़ा भर जाता है। ठीक उसी प्रकार की गति विद्या, धर्म और धन की होती है। यानी यदि हम थोड़ा थोड़ा ही अगर विद्या, धर्म और धन को यदि एकत्र करें तो उसमें वृद्धि जरूर से ज़रूर होती है। इसलिए आप लोग धीरे धीरे करके ही एकदम पीछे वाला कंप्लीट कर ले रहिए, फिर आगे हम और भी वीडियो को अपलोड करेंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ लेते हैं सबसे पहले वीडियो को एकदम आप अच्छी तरह से देखो, उसके बाद कॉपी पर उतारेंगे। अपने मित्रों के बीच भी जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अपने मित्रों के बीच भी आप शेयर करिए। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, बेफिक्र रहें। आप लोग को इस बार जो है जल्दी से जल्दी जॉब दे दें, यही हमारी शुभकामना है। बस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।